हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रोजाना आपको मैथ पढ़ाता हूँ, जिसमें कि आपका परसेंटेज टॉपिक लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको विविध क्वेश्चन आपके उसमें चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, तो मैंने वैसे भी आपके लिए फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने अपने एक स्टेटस अपलोड किया, इसमें मैंने आपको बताया कि आपकी 17 तारीख से मैथ की RS अग्रवाल की बुक स्टार्ट हो रही है। तो आपको मैथ पढ़ना है RS अग्रवाल का, तो आप 17 तारीख से मैं आपके लिए डेली 15-20 क्वेश्चन का डेली वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उसको देखें और अच्छे से मैथ करें। और जैसे कि अब हमने आपको बताया था कि हम आगे आने वाले दिनों में आपके लिए हिंदी की, रीजनिंग की और जीएस वगैरह की भी वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो हमने अपने वादे के मुताबिक आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छे से हिंदी की क्लास बनाने का निर्णय लिया है। आप लोगों को अच्छे से हिंदी हिंदी हम बिल्कुल शुरू से कराएंगे, वर्णमाला से लेकर सारे टॉपिक अच्छे से कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर या भैया हमारी वीडियो आपको हमें ऐसी लगी, जैसी भी लगा आपको बताना है, अच्छी या बुरी, जैसी जो भी कमी है हमारी वीडियो में आपको बताना। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हो, चलिए आज शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, वर्णमाला यानी कि वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको देखो, इधर देख लीजिए, बोर्ड पे अच्छे से देख लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी वर्ण होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि देखिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये क्या है, एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने कहा कि वह स्कूल जाता है, राम घर जाता है, रोहन खाना खाता है, तो ये क्या है, आपके ये वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह स्कूल जाता है, ये क्या है, एक वाक्य है। और इसमें एक शब्द है आपका जाता है, इसमें एक शब्द है जाता। तो जाता क्या है, जाता आपका एक शब्द है, जाता आपका एक शब्द है और इसमें 2 अक्षर हैं जबकि 4 वर्ण हैं। आपको पता होना चाहिए कि जाता, जाता क्या है, जाता एक शब्द है, इसमें 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। देखिए, 4, जय प्लस आ प्लस तय प्लस आ, ये क्या है, आपके 4 वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम इकाई होती है। उच्चारण की तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। और दोस्तों देखिए, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपकी 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और व्यंजनों की संख्या, इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं और लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, हमारे 52 होते हैं। और ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। आपका यूपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो यह आपसे बोलिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि या वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्वर वर्ण और एक होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण, स्वर ध्वनि या व्यंजन ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है दोस्तों। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। होती कौन कौन सी है, देख लीजिए आप। स्वर कौन कौन से होते हैं आपके 11, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या होते हैं, 11 के 11 स्वर होते हैं। लेकिन इनसे अलग में आपके 2 स्वर और होती है, यानी कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी 13 दोस्तों। यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए
कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या आपको बतानी है 13 होती है। 13 कौन कौन सी होती है, यानी कि एक तो 11 ये और प्लस एक आपका अंग होता है और दूसरा अह होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर कितने होते हैं आपके 13 हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया कि 11 प्लस अंग और अह, ये आपको कुल मिलाकर कितने होते हैं 13। यदि आपसे एग्जाम में पूछा कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन आपका 11 दे रखा हो, 10 दे रखा हो, 12 दे रखा हो, या इनमें से कोई नहीं दे रखा हो, तो आपको क्या बताना होगा 11, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना होगा 11 वाला। जैसे ही आगे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, और एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया आपको 11, 10, 12 और इनमें से कोई नहीं के स्थान पर आपको ऑप्शन मिल जाए 13, तो आपको आंसर कौन सा टिक करना होगा, फिर आपको 11 आंसर टिक नहीं करना होगा, फिर आंसर टिक करना होगा आपको कौन सा 13 वाला, आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी 13। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्वरों का प्रकार, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि आमतौर पर तो ज्यादातर क्या 2 प्रकार से ही माने जाते हैं, लेकिन स्वर आपके अच्छे से कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ज्यादातर क्या है 2 स्वरों का ही यूज किया जाता है, आपका ह्रस्व स्वर का और दीर्घ स्वर का। लेकिन अगर यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना 3 प्रकार के। एक होते हैं आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और दूसरा होते हैं आपके प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ह्रस्व स्वर आपके होते कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, एक होता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, यानी ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि आप बोल के देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, यानी इन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लग गया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर। आगे आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर की 7 प्रकार, दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। ये होते कौन कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके सातों क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय बोलने में लगता है। ये क्या, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना समय लगता है उन वर्णों को बोलने में, तो वो क्या होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपके प्लुत स्वर होते हैं, यानी प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम, राउम, ये क्या होते हैं हमारे, ये प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे आगे देखते हैं आपके, जैसे कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके मूल दीर्घ स्वर और दूसरे होते हैं आपके संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ये आपके क्या हो गए मूल दीर्घ स्वर दोस्तों, क्या होगा आपके मूल दीर्घ स्वर। ऐसे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं आपके ए, आई, ओ, औ, ये आपके क्या हो गए संयुक्त स्वर होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बस यही आपसे विनती है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए आगे देखते हैं, आपको बताना है कि नंबर 2 है कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ना आपको पता है कि ए होता है, आई होता है, ओ होता है, औ होता है, लेकिन ये तो आपको पता, मैंने बता दिया कि संयुक्त स्वर ये होते हैं, लेकिन ये संयुक्त होते क्यों हैं, ये संयुक्त यानी कि संयुक्त का मतलब है जो एक वर्ण से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए हमारे संयुक्त होते हैं, यानी एक से न मिलकर के 2 वर्णों से मिलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो मैंने इसको भी अच्छे से डिटेल में बताया। ऊपर ये है कि स्वस्थ स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यदि आपका ए है तो ए किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ए आपका एक तो ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है हमारा ए, देखो आप मिलाकर देखो ए प्लस ई तो क्या हो जाएगा ए ई, ए हो गया ए। ऐसे आपका आई, आई किन से मिलकर बनेगा आ और प्लस ए, आ और मिलकर के आ से और ऐसे मिलकर बनेगा हमारा आई, तो क्या बन गया हमारा आई बन गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बताना ओ, ओ किन किन वर्णों से मिलकर बना
ओ मिलकर बना आपका बड़ा आ और प्लस उ, आ उ, तो क्या हो गया आपका ओ। ऐसे आपका औ, औ औ किन किन से मिलकर बना, ओ में आपका ए प्लस ओ, ए ओ, तो क्या होगा औ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संयुक्त स्वर होगा। ऐसे आगे आपको बताया कि ओष्ठों की स्थिति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ यानी होठों की स्थिति, जैसे हम होठों से बोलते हैं, जैसे फे हुआ, फे हमारे ओष्ठी होते हैं, वे हुआ, ऐसे आदि। तो आपको बताना कि ओष्ठों की स्थिति के आधार पर आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारे प्रसुप्त, प्रसुप्त सहण, इनको अवर्तुल बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, अवर्तुल। और दूसरे होते हैं वर्तुल होते हैं आपके, और एक आपका अर्धवर्तुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना कि हमारे अवर्तुल वाले कौन से होते हैं। तो अवर्तुल होते हैं आपके छोटी, बड़ी, ए, आई, ये आपके प्रसुप्त, प्रसुप्त सहण, ये आपके क्या होते हैं, अवर्तुल होते हैं। ऐसे आपको देखना कि नंबर 2 आपके वर्तुल होते हैं। वर्तुल कौन कौन से होते हैं, वर्तुल में आपके उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये आपके क्या होते हैं, वर्तुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे आपको देखना अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल आपका एक होता है बड़ा, बड़ा एक, बड़ा आ एक ऐसा वर्ण है जो आपका अर्धवर्तुल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जीवा के पेशियों के तनाव के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आपकी जीभ होती है, जीभ की पेशियों के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जीभ की पेशियों के आधार पर वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपके एक होते हैं शिथिल, एक होते हैं आपके शिथिल, और दूसरे होते हैं कठोर। ठीक है दोस्तों, शिथिल कौन कौन से होते हैं, शिथिल होते हैं आपके ए, ई और उ। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपके 3। और ऐसे कठोर, कठोर में आपके कितने होते हैं, 3 कठोर होते हैं आपके, बड़ा, बड़ी और बड़ा, ये होते हैं आपके कठोर। तो दोस्तों आई होप ये आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या आपका नहीं कि स्थान के आधार पर वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्थान, तो स्थान के आधार पर वर्ण हमारे 7 प्रकार के होते हैं। देखिए, कंठीय, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठी है, अनुनासिक, कंठ तालव्य है और कंठोष्ठी है। कंठोष्ठी, ये आप कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये देखना ये है कि स्थान के आधार पर ये आपके 7 प्रकार के होते हैं। अब कंठीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कंठीय स्वर होते हैं आपके छोटा आ और बड़ा आ, आपका क्या होते हैं, कंठीय होते हैं। इसी प्रकार आगे नंबर 2 तालव्य, तालव्य कौन कौन से होते हैं आपका, छोटी ई और बड़ी ई तालव्य होते हैं। तालव्य का मतलब होता है आपका मुंह का ऊपर का जो भाग होता है आपका तालव्य कहते हैं इसको। तो इसका अगर आप बोले ई तो आपका क्या कहलाता है, ई, ये हमारे तालव्य से निकलती है आवाज। ठीक है, और आपका नंबर आवा 3 मूर्धन्य, यानी कि मूर्धन्य, मुंह से जो जीभ हमारी मूर्धन्य, तो ऋषि, ऋषि क्या होता है, हमारी मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य ऋषि। ठीक है, अगला आता है आपका नंबर 4, नंबर 4 होता है हमारा ओष्ठीय, यानी जो होठों से बोला जाए। ऊ, देखो हमारे होठ चलते हैं इसमें, ऊ, जीभ का तो इसमें ऊ, बड़ा ऊ, तो हमारे चलते हैं इसमें होठ चलते हैं। तो आपके हो गए ओष्ठीय 2 हो गए। ठीक है, ऐसे आपके 5वां अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वरों को बोलने में हमारी आवाज नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, हम उनको कहते हैं अनुनासिक। देखो अंग को बोल के देखो, क्या कहाँ से निकली आपकी आवाज, अंग, अंग, कहाँ से निकली आवाज से, कहाँ आपकी नाक से आवाज निकली है, अंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका क्या आता है, आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब है ऐसे स्वर जिनको बोलने में कंठ तथा तालु दोनों का मेल हो। तो ऐसे ए, आई, इसमें क्या आपका कंठ से आवाज निकलेगी और तालव्य से आवाज निकली। दोस्तों ऐसे आपका कंठोष्ठी है, यानी कंठोष्ठी का मतलब है ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे कंठ तथा होठों का दोनों का यूज हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठी कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। कितनी हो गई, 14 मिनट। तो देखो दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर हमारा होते हैं 4 प्रकार के, जैसे कि नंबर 1 होते हैं हमारे अग्र स्वर, और नंबर 2 होते हैं हमारे मध्य स्वर, और नंबर 3 होते हैं पाश्चात्य स्वर, नंबर 4 होते हैं हमारे अयोग्य स्वर। जो मैंने आपको बताया था कि आपके 11 स्वर होते हैं और कुल स्वर 13 होते हैं, जिसमें आपका हमारे 2 एक अंग और एक अह होता है। तो ये होता है हमारे अंग और अह, ये हमारे अयोग्य स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, अयोग्य स्वर। ये अगर जो कहा जाए तो ये ना तो स्वर ही होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन क्या है, ये अयोग्य स्वर की गिनती में इनको रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों
कि हमारे अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्रस्वर होते हैं हमारे ई, बड़ी, ए और आई, ये होते हैं हमारे अग्रस्वर होते हैं। इनका यानी कि जीभ का अगला भाग, जिनको बोलने में जीभ का हमारा अगला वाला भाग यूज होता है, वो हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे मध्य स्वर, यानी कि ये जीभ का मध्य भाग होता है, यानी केंद्र वाला भाग होता है। ठीक है, ये मध्य स्वर हमारा बस एक होता है, क्या होता है, ए। ठीक है, मध्य स्वर हमारा एक होता है। आता पार्श्व स्वर, पार्श्व स्वर होता है यानी कि जीभ का पिछला भाग, पश्च यानी कि पिछला भाग। ठीक है दोस्तों, यह हमारे चार होते हैं, एक बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ये हमारे पार्श्व स्वर होते हैं। इनमें इनको बोलने में जीभ का हमारा पिछला भाग यूज होता है। ठीक है, इनको पश्च स्वर कहते हैं। अब आता है हमारा अगला आयोगभा स्वर। आयोगभा स्वर मैंने आपको बताया कि ना तो अगर इन्हों को कहा जाए तो ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें क्या है, आयोगभा स्वरों की गिनती में रखा जाता है। ये हमारे दो होते हैं, अंग और अ। ठीक है दोस्तों, आई होप ये यहाँ तक हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। नाक व मुख से हवा निकलने का आधार पर, यानी कुछ स्वर हमारे क्या होते हैं, कुछ नाक होती है, हमारे नाक और मुख से जो हवा निकलती है उनके आधार पर भी हमारे कुछ स्वर बोले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे वो स्वर कौन कौन से होते हैं। वो स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे मौखिक या निरुनासिक जिनको कहते हैं, या तो हम इनको मौखिक भी कह सकते हैं या निरुनासिक भी कह सकते हैं। नंबर दो होता है हमारे अनुनासिक, अनुनासिक जिनको बोलने में हवा नाक से निकलती है। तो देखिए मौखिक या निरुनासिक हमारे क्या होते हैं, मौखिक या निरुनासिक हमारे तीन होते हैं, ए, ई और आ, यानी कि छोटा, छोटी और बड़ा। ये हमारे कैसे होते हैं, मौखिक या निरुनासिक होते हैं। इनको बोलने में क्या है, हवा केवल मुख से निकलती है, ए, ई। देखो बोल को खुद, अगर आप खुद भी मेंटेन करके देखेंगे, मुंह से अगर बोल के देखेंगे तो क्या हवा कहाँ निकलेगी, मुख से ही निकलेगी। देखें, ए, ई, आ, कहाँ से निकले, हमारी मुख से निकल रही है। ऐसे हमारा आता है अनुनासिक। अगर आपको अनुनासिक को बोल के देखेंगे अंग, तो क्या होगा, इसमें हवा आपकी मुंह से भी निकलेगी, मुख से भी निकलेगी और कहाँ से, नाक से भी निकलेगी, तभी तो हमारा क्या बनता, अनुनासिक बनता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लिख भी दिया है अच्छे से कि हवा इसमें कहाँ से निकलती, नाक व मुख दोनों से निकलती। देखो दोस्तों एक बात जरूर, अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो मेरी वीडियो का एक काम आपको जो करना, केवल बस आप जब भी पढ़ने बैठे तो मेरी एक पेंसिल और एक नोटबुक जरूर लेके बैठे दोस्तों। जितना भी मैं पढ़ाऊँ आपको हाथों हाथ नोटबुक में नोट करना, ताकि आपको अच्छे समझ में आता रहे और आप आने वाले एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो आपको नोटबुक और एक पेंसिल पास में लेकर बैठना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारी बात अच्छे से नोट कर लिए, गारंटी देता हूँ। कोई भी यूट्यूब पे अगर इतनी अच्छी हिंदी में बिल्कुल एक चीज आपको हिंदी की जो भी पढ़ाऊंगा, वर्णमाला अभी तक मैंने जितने भी स्वर कराए, एक स्वर अच्छे से करवाया, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, ना ही आगे को आपकी सारी क्लासों में कोई भी चीज छोड़ी जाएगी, सारी चीज अच्छे से कवर कराई जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखो ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर क्या है, अव्रतमुखी स्वर होते हैं आपके और हमारे वृत्तामुखी स्वर होते हैं। अव्रतमुखी स्वर हमारे वो होते हैं यानी कि जिनको बोलने में हमारे ओठ के यहाँ वृत्ताकार नहीं होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, अव्रतमुखी स्वर। देख लीजिए आप खुद ही लिख लीजिए इसमें अव्रत, अव्रत का क्या मतलब होता है, विरत, विरत का मतलब होता है हमारा ये होता है आपका विरत, विरत। और इसका अगर हम आगे अव्रत रहते हैं, अव्रत का मतलब होता है जिनको बोलने में हमारे होठ, यानी कि अव्रत का मतलब होता है नहीं, जिनको बोलने में वृत्ताकार आकार नहीं होता है। ठीक हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, अव्रतमुखी स्वर। अव्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आपका, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आई, ये आपके क्या होते हैं, हमारे ओठ अव्रतमुखी स्वर होते हैं। और अगला आपका वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, यानी कि जिनको बोलने में हमारे होठ वृत्ताकार खुलते हैं, एक वृत्त के आकार की तरह खुलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये कौन से होते हैं वृत्तमुखी स्वर, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और अ। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे अव्रतमुखी, होता है हमारा अंक का बिंदु लगा हुआ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अव्रतमुखी स्वर। इनको बोलने में आप खुद ही देख लीजिए, बोल कर आप बोले उ, होठ हमारे क्या स्वर एक वृत्त का आकार ले रहे हैं, होठ इनका अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे होठ इनका एक वृत्त का आकार ले रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए वृत्तमुखी स्वर। ऐसा आप उ, बड़ा उ बोल दो, बड़ा उ, तब भी आपके होठ क्या होंगे, एक वृत्त का आकार लेंगे। औ बोलोगे तब भी, इन वर्णों को अगर आप बोलते हैं तो वृत्ताकार मुख
हमारे खुलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे आपका स्वर का बस लास्ट ही टॉपिक है स्वर का, ये आपका ये मुख द्वार खुलने के आधार पर यदि ऐसे स्वर जिनको अगर हम बोलते हैं तो हमारे क्या होता है मुख द्वार आपका खुलता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे हमारे मुख द्वार खुलने के आधार पर आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का होता। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? एक होता है हमारे विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। तो देखिए विव्रत कौन से होते हैं? विव्रत होते हैं हमारे बड़ा आपका क्या होता है आपका एक विव्रत होता है। विव्रत का मतलब होता है मुख इनमें पूरा होता है, यानी आपका जो मुंह है, आपका जो मुख है, इसको अगर आप बोलते हैं बड़ा को अगर आप बोलते हैं तो क्या होगा? आपका मुख पूरे का पूरा खुलेगा। देखो बोलकर देखो आपका मुख क्या हुआ? पूरे का पूरा इसमें खुल गया। ऐसे आपका अर्धविव्रत आपका क्या होता है? इसमें मुख जो है आपका मुख का आधा पार्ट खुलता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी लिख दिया है मुख आपका कैसा आधा ही खुलता है। जिनमें मुख आधा खुलता है तो वो कौन से होते हैं? हमारे अर्धविव्रत होते हैं। लेकिन अर्धविव्रत कौन कौन से होते हैं आप बोल कर देखिए। इसमें आपका मुंह आधा खुलेगा, जैसे छोटा आ बोल कर देखो, छोटा आ ए आधा मुंह खुलेगा, आई आधा मुंह खुलेगा, औ आ इनमें क्या होगा हमारा तो आधा मुंह खुलता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। ये बड़ा नहीं है दोस्तों, ये है। ठीक है, इस पर चंद्र बिंदु बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे देखिए संव्रत होता है आपका मुख लगभग बंद रहता है। अगर इन स्वरों को आप बोलते तो आपका जो मुख है केवल लगभग बंद से ही रहता है, थोड़ा बहुत खुलता होगा। ठीक है, देखो ई बड़ी ई ऊ आपका क्या है, बिल्कुल मुख बिल्कुल बंद से ही रहता है इनमें। ठीक है दोस्तों, ऐसी। तो आगे देखिए आपका अर्ध संव्रत क्या है? अर्ध संव्रत होता है आपका मुख द्वार आधा बंद रहता है और आधा खुलता है। क्या है? ठीक है दोस्तों, मुख द्वार आपका इसमें आधा बंद रहता है और आधा खुलता है। तो अर्ध संव्रत कौन कौन से होते हैं? हमारे अर्ध संव्रत होते हैं, यानी कि मुख द्वार में आधा तो बंद रहता है और आधा खुलता है। यानी कि इसमें 2 आपके स्वर ऐसे होते हैं जो आपके अर्ध संव्रत होते हैं, ए और औ। यदि आप इनको बोलकर देखते हैं तो आपको मतलब मुख क्या है? आधा बंद रहेगा। देखो ए औ आपका मुख इसमें आधा बंद रहेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है स्वर की वो आपकी ये है। मैंने आपको इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया, तो आप अपनी नोटबुक में लिखे तो थोड़ा हाईलाइट करके लिख लें। ये आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछता है, कोई भी स्वर संज्ञा दे दे, कोई भी स्वर वर्ण आपको यदि दे दे और आपसे पूछे इनमें कौन सा सघोष है कौन सा अघोष है, तो आपको बस सीधी सीधी एक बात याद करनी है, इस सारे के सारे स्वर आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं दोस्तों। सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं, इनमें कोई भी हमारा अघोष नहीं होता है। तो दोस्तों यदि आज जितने ही मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप इतने का साथ डेली का डेली आप अगर नोटबुक अच्छे से बनाएंगे तो मैं वादा करता हूँ बहुत ही अच्छा आपका नोट तैयार हो जाएगा। और आने वाली वैकेंसी जैसे कि यूपीएससी, यूपीपी और आपकी यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए। यूपी लेखपाल सुनहरा मौका है। यदि एक बात जरूर, यदि आप यूपी लेखपाल की वैकेंसी लेना चाहते हैं तो बाज की तरह झपटना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलने वाली कोई भी जॉब, आपको जॉब लेने के लिए बाज की तरह झपटना पड़ेगा। तो बाज की तरह झपटने के लिए आपको अच्छा कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। तो आपके सामने ये लिखा हुआ बहुत ही अच्छा कंटेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, इससे आपको आने वाले सारे एग्जाम में बहुत ही अच्छी से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों हम हिंदी की वर्णमाला पर 2 पार्ट पढ़ेंगे। आपका एक पार्ट तो आपका ये आज हो गया, पार्ट 1 हो गया। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको क्या कराया? स्वर वर्ण आपको हमने अच्छे से करा दिए। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा बता दी, स्वर वर्ण बता दिए। जैसे वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी बातें हमने आपको अच्छे से बता दी हैं। रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना, एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको स्वर सारे कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। कल को अच्छे से इस क्लास को पढ़ाना और आपको कल को हम क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण आपको सारे के सारे कल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और उसके बाद वर्णमाला के 2-4 टॉपिक का टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हाथ जोड़ के विनती है मेरे नया चैनल भी आप ही मतलब जो है जल्द से जल्द मेरे 1000 हमारे जो सब्सक्राइबर इसको पूरा करा दे। लगभग 500-600 करीब हो चुके हैं और बस और 500-600 की जरूरत है। तो जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइब पूरे करवा दीजिए। सब्सक्राइब यही पूरा कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो से नहीं जुड़ते हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों
हो सकता है आप लोगों की मदद से हमारा चैनल पॉपुलर हो जाए। तो बात आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।